फ्रेंड्स, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है स्टडी विथ मी में। तो फ्रेंड्स, हम झारखंड के इतिहास को डिटेल से पढ़ रहे थे और हमारा जो आज का टॉपिक है वो मध्यकालीन भारत में झारखंड की स्थिति है। तो चलिए देखते हैं वहाँ की स्थिति कैसी थी। सामान्य स्थिति। मध्यकालीन भारत में जब उत्तर भारत पर मुस्लिम शासकों एवं आक्रमणकारियों का प्रभाव बढ़ रहा था, तब उसका प्रभाव झारखंड क्षेत्र पर भी पड़ा। सल्तनत काली स्रोतों से जानकारी मिलती है कि मुस्लिम आक्रमणकारी झारखंड प्रदेश में भी प्रवेश कर चुके थे। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे आक्रमण हुए थे। बख्तियार खिलजी का आक्रमण। मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने लगभग 1206 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण किया था। उस समय झारखंड में नागवंशी राजवंश का शासन था। नागवंशी शासक जलकर्ण उस समय शासन कर रहा था। जलकर्ण के बाद लगभग 1218 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक गोकर्ण ने शासन किया। इसके बाद हरिकर्ण आदि शासकों ने नागवंशी राज्य की सत्ता को आगे बढ़ाया। झारखंड क्षेत्र से बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियां कई स्थलों से बिखरी हुई मिली। इससे स्पष्ट होता है कि झारखंड में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स, हम बख्तियार खिलजी के आक्रमण को पढ़ लिए और इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे उसको हमने अच्छे से नोट किया है। इसको आप लोग भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में झारखंड की क्या स्थिति थी। तो फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के काल से स्टार्ट होता है और उस समय झारखंड से संबंधित कोई विशेष ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे इल्तुतमिश के काल में। इल्तुतमिश के शासन में बिहार एवं झारखंड क्षेत्र के प्रशासन के लिए मलिक शहाबुद्दीन को गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग मलिक शहाबुद्दीन को याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं खिलजी काल की ओर। अलाउद्दीन खिलजी के काल में झारखंड पर सल्तनत का प्रभाव बढ़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू को झारखंड क्षेत्र का सेनापति नियुक्त किया था। मलिक छज्जू ने झारखंड क्षेत्र पर अभियान चलाया तथा नागवंशी राजाओं को कर देने के लिए विवश किया। फिर मलिक कफूर झारखंड क्षेत्र से होकर गुजरा था जब वह दक्षिण विजय के लिए जा रहा था। तो इसमें भी हम लोग के जो की पॉइंट्स है उसको नोट कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ नागवंशी राजाओं, मुख्य रूप से सेवाकर्ण और वेणुकर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं तुगलक वंश की ओर। खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन स्थापित होता है। इस समय झारखंड में नागवंशी शासकों का शासन जारी था। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मोहम्मद इब्राहिम ने हजारीबाग जिले के चाई चंपा नामक स्थान पर आक्रमण किया था। वहां उसने अपनी सेना की एक टुकड़ी भी तैनात की थी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो था मोहम्मद इब्राहिम को याद रख लेना है और उसने क्या किया था, हजारीबाग जिले के चाई चंपा नामक स्थान पर आक्रमण किया था। इसको याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक के काल में क्या होता है वो देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1359 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र पर अभियान चलाया। उसने सलगावा क्षेत्र पर आक्रमण कर वहां अपना प्रभाव स्थापित किया। इसी काल में नागवंशी शासक शिवदास कर्ण का शासन था। उसने गुमला जिले के घाघरा क्षेत्र में प्रसिद्ध हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। गुमला में हापा मुनि मंदिर का निर्माण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मंदिर झारखंड की मध्यकालीन स्थापत्य एवं धार्मिक स्थिति का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झारखंड शब्द का संबोधन मध्यकाल में ही हुआ था। 13वीं शताब्दी के एक ताम्र पत्र लेख में इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें भी जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे वो हम लोग को मेंशन करके याद कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। लोधी काल। लोधी वंश के आगमन के समय झारखंड क्षेत्र काफी हद तक सल्तनत के प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त था। इस समय छोटा नागपुर क्षेत्र में नागवंशी शासकों का प्रभाव बना हुआ था। इस काल में नागवंशी वंश के प्रमुख शासकों में प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण तथा विराट कर्ण का नाम उल्लेखनीय है। इन शासकों ने क्षेत्रीय सत्ता को मजबूत बनाए रखा। ऐतिहासिक स्रोतों से जानकारी मिलती है कि खानदेश के शक्तिशाली शासक आदिल शाह ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण किया था। इसी कारण इतिहास में उसे कभी कभी झारखंडी सुल्तान भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है छत्र राय का शासन। लगभग 1485 से 1527 ईस्वी के बीच
छत्र राय का शासनकाल महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके शासनकाल में झारखंड का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास हुआ। इसी काल में चैतन्य महाप्रभु का झारखंड क्षेत्र में आगमन हुआ और वे नागवंशी शासक के यहाँ एक दिन का विश्राम किया था और जनजातीय क्षेत्र में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। फ्रेंड्स, चैतन्य महाप्रभु का आगमन कब होता है वो देख लेना है। इस प्रकार सल्तनत काल से झारखंड प्रभावित था। इससे पता चलता है कि सल्तनत काल में झारखंड प्रभावित था। तो चलिए मध्यकालीन भारत में अब हमारा मुगल काल देखना है। मुगल काल में झारखंड की स्थिति क्या है। भारत में मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र में अनेक जनजातीय एवं गैर जनजातीय शासकों का प्रभाव था। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्थानीय राजवंश शासन कर रहे थे। उस समय अलग अलग तरह के जो राजवंश थे वो शासन कर रहे थे। देखते हैं कहाँ पे कौन से राजा का शासन चल रहा था। तो खोखरा क्षेत्र में नागवंशी राजवंश, सिंहभूम क्षेत्र में सेन वंश, धनबाद क्षेत्र में पंचोल राजाओं का शासन माना जाता है। अकबरनामा में झारखंड क्षेत्र को खोखरा प्रदेश कहा गया है। यह क्षेत्र घने जंगलों एवं जनजातीय समाज के लिए प्रसिद्ध था। मुगल काल के प्रारंभिक समय में झारखंड क्षेत्र मुगलों के प्रत्यक्ष प्रभाव से काफी हद तक बाहर था। इसका प्रमुख कारण यहाँ मुगल विरोधी अफगान शासकों एवं स्थानीय राजाओं की उपस्थिति थी। तो चलिए शेरशाह सूरी का काल देखते हैं। शेरशाह सूरी के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र कुछ हद तक प्रभावित हुआ। माना जाता है कि इस क्षेत्र में शेरशाह का प्रभाव लंबे समय तक बना रहा था। अब हमारा आता है अकबर का काल। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं झारखंड की स्थिति। मुगल कालीन प्रसिद्ध शासक अकबर के समय झारखंड पर मुगल प्रभाव बढ़ा। उस समय नागवंशी राजाओं के अलावा चेरो वंश एवं सिंह वंशी शासक भी शासन कर रहे थे। इसी काल में नागवंशी शासकों ने अपनी राजधानी सुतियांबे से हटाकर चुटिया में स्थापित किया और फिर बाद में राजधानी को चुटिया से हटाकर खोखरा ले जाया गया। मुगल कालीन स्रोतों से जानकारी मिलती है कि खोखरा प्रदेश में शंख नदी प्रभावित होती थी। इस नदी क्षेत्र से हीरे प्राप्त होने की चर्चा मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। यही कारण था कि अकबर ने अपने शासनकाल के 30वें वर्ष शहबाज खां को खोखरा प्रदेश भेजा और नागवंशी राजाओं को कर देने के लिए विवश किया था। इसी प्रकार सिंहभूम के पुरहार वंश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। पुरहाट के राजा रंजीत सिंह को अकबर ने अपने दरबार में बुलाया था और उसे अपना अंगरक्षक बना लिया था। अकबर के सेनापति मानसिंह ने झारखंड के राजमहल क्षेत्र को बंगाल की राजधानी घोषित किया और वहां पर पारकोटा महल का निर्माण करवाया और उसका नाम बदलकर अकबर नगर कर दिया। आईने अकबरी से जानकारी मिलती है कि हजारीबाग के कुछ क्षेत्रों पर मुगलों ने अधिकार कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अकबर का काल भी हम देख लिए। अब हम जहांगीर के काल को देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल में झारखंड में मुख्य रूप से दो प्रमुख राजवंश थे। पहला नागवंशी वंश और दूसरा चेरो वंश। जहांगीर भी हीरे की प्राप्ति के उद्देश्य से झारखंड पर अभियान चलाया। उसने नागवंशी राजा दुर्जन साल पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम खां को भेजा। कुछ वर्षों बाद दुर्जन साल ने मुगलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार जहांगीर काल में भी झारखंड मुगलों के अधीन रहा। इसके अलावा जहांगीर ने पलामू के चेरो वंश पर भी आक्रमण किया था। विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है कि चेरो वंश के प्रसिद्ध शासक प्रताप राय के समय चेरो राज्य अत्यंत समृद्ध था। पलामू का प्रसिद्ध पुराना किला इसी काल में निर्मित माना जाता है। बाद में चेरो वंश के प्रसिद्ध राजा मेदिनी राय ने पलामू के पुराने किले के समीप पहाड़ पर एक नया किला का निर्माण करवाया जो आज भी मौजूद है। तो फ्रेंड्स, ये सब भी आपको याद रख लेना है, कौन सा किला का निर्माण किसने करवाया था। तो चलिए आगे देखते हैं। शाहजहां के काल में झारखंड की स्थिति। शाहजहां के काल में पलामू का चेरो राजा तेज राय था। शाहजहां ने शाइस्ता खां को चेरो शासकों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। शाहजहां के काल में कुछ खास नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। औरंगजेब का काल। औरंगजेब के काल में चेरो राजा का शासन काल चल रहा था। उस काल में एक स्थानीय शासक मेदिनी राय को दबाने के लिए बिहार का सूबेदार दाऊद खां को भेजा गया था। औरंगजेब ने झारखंड क्षेत्र पर कई सैन्य अभियान चलाए। लगभग 1660 ईस्वी के आसपास मुगल सेना ने पलामू क्षेत्र के महत्वपूर्ण किलों पर अधिकार कर लिया। इस दौरान पुराना किला तथा बाद में कुंदा का किला भी मुगलों के अधीन आ गया। औरंगजेब के समकालीन नागवंशी शासकों में रघुनाथ शाह तथा रामशाह प्रमुख थे। रघुनाथ शाह धार्मिक प्रवृत्ति का संरक्षक था।
उसने रांची में प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया और उसी के शासनकाल में हरिब्रह्मचारी ने रांची के चुटिया में राम सीता का मंदिर बनवाया। तो फ्रेंड्स ये सब भी की पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। इसके बाद नागवंशी प्रसिद्ध शासक रामशाह हुए। इसने मुगलों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखा। रामशाह के शासन को ही नागवंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।